तो दोस्तों, हमने बचपन से पढ़ा है और देखा है कि हम लोग वेट को हमेशा केजी में कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने साइंस पढ़ा। अब देखा हमने कि मास को भी हम लोग केजी में कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सोचा क्या मास और वेट दोनों सेम है। बट जैसे हम साइंस बुक पढ़ते हैं तो मास की एक अलग डेफिनेशन होती है और वेट की एक अलग डेफिनेशन होती है। तो मतलब मास एंड वेट क्या है, दोनों तो डिफरेंट ही हो गए। तो मास एक्चुअली है क्या? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब सपोज़ करो आप हो और मैं हूँ, तो हमारी बॉडीज़ ये सब किससे बनी है? सेल से बनी है। और सेल्स किससे बने हैं? एट द एंड ये सारे के सारे हमारे एटम से बने, राइट? तो एटम अगर हम लोग मैटर मानते हैं तो हमारी बॉडी में तो नंबर ऑफ मैटर क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, राइट? तो मास क्या रहेगा? मास इज़ द अमाउंट ऑफ दैट मैटर। ठीक है। तो इधर देखते हैं, सपोज करो दिस इज़ अर्थ। ठीक है। तो ये आप हो। अगर आपका सर एक मैटर है और आपके दो हाथ दो मैटर, एक पेट आपका एक मैटर और दो पैर दो मैटर, तो टोटल मिला के आपके कितने मैटर हो गए आपके बॉडी में? तो 1 2 3 4 5 6, कितना मैटर हो गया? 6। तो 6 आपका क्या हो गया? मास हो गया। अब आप मून पे जाते हो तो ये वापस से आप हो। तो आपकी बॉडी क्या डिटैच हो जाएगी? आपके हाथ क्या डिटैच हो जाएंगे? नहीं, वो आपके साथ ही रहेंगे। आपके लेग क्या डिटैच हो जाएंगे? नहीं, वो आपके साथ ही रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ मैटर इन केस ऑफ मून वो भी कितना है? 6 ही है, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ कि मास यहाँ पे भी 6 था और मास यहाँ पे भी 6 ही है, राइट? इन केस ऑफ जुपिटर यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो मास हमने देखा कि हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। तो मास इज बेसिकली इज अ अमाउंट ऑफ मैटर, राइट? और इसका हम लोग ने एसआई यूनिट पढ़ा है, वो कि क्या है? केजी है। और इसको डिनोटेट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? अभी ये अमाउंट ऑफ मैटर है तो बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी, है ना? ओके। तो हमने ये भी देखा है कि जो मास है एक्चुअली ये हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैटर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या रहेगा? इनर्शिया रहता है। और इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच एनीथिंग रेसिस्ट एनी चेंजेस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ व्हाट इज वेट? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट? अब देखते हैं ये क्या है। अब सपोज करो दिस इज यू, राइट? तो दिस इज अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स एफ क्या लगेगा? जी एम एम, स्मॉल एम इज़ योर मास, कैपिटल एम इज़ मास ऑफ अर्थ, अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज़ आर? आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। और वही क्या रहेगा? डिस्टेंस भी रहेगा, राइट? तो अगर आप देखते हो तो ये तो आपका क्या हो गया? जी हो गया, स्मॉल जी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस एम इज़ एम। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम जी हो गया। तो वेट के बारे में हमने पढ़ा क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट। तो मतलब ये ही फोर्स है जो कि अर्थ हम पे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? वेट बोल सकता हूँ। और वेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। अब यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ होगी। यहाँ पे भी एफ जी, जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बट देखो मास ऑफ मून थोड़ा अलग रहेगा, तो इसको मैं m1 कंसीडर करता हूँ। और ये हमारा मास m तो सेम ही रहेगा, राइट? और यहाँ पे जो रेडियस रहेगा इसको r1 से कंसीडर करता हूँ। ये रेडियस और हमारा अर्थ का रेडियस अलग होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा अलग है। तो इसमें जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा मून का वो भी अलग रहेगा। कंसीडर दिस एस जी1, राइट? तो एम जी1 हो गया। अब मुझे बताओ जब फोर्स ही डिफरेंट हो जाएगा एफ डैश एम जी1 से, तो हमारा वेट भी तो डिफरेंट हो जाएगा मून पे। ठीक है। सिमिलरली हमारा जुपिटर के साथ में भी यही होगा कि यहाँ पे हमारा आएगा G2M, राइट? तो F डबल डैश G2M, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डबल डैश। अब आप देख सकते हैं इन ऑल द थ्री केसेस हमारा जो मास क्या था वो सेम था, बट हमारा वेट क्या था? डिफरेंट था।
तो हम लोग जनरली जो यूनिट यूज़ करते हैं केजी वेट के लिए, एक्चुअली वो मास के लिए होना चाहिए, और वेट में हमारा जो यूनिट रहना चाहिए वो न्यूटन होना चाहिए, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और वेट किससे डिनोटेड है? वेट है डिनोटेड कैपिटल डब्ल्यू से। तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। बेसिकली ये फॉर्मूला फॉर वेट है, राइट। और एम मतलब होता है मास, और जी फॉर एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स बेसिकली है, वेट बेसिकली है क्या? ये एक फोर्स है जो कि अर्थ हम पे लगाती है, और इसको न्यूटन से डिनोट करते हैं। अब मुझे बताओ फोर्स कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो हमारा जो वेट रहेगा वो भी क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो भी एक फोर्स ही है, और वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। ठीक है। तो हमने क्या जाना इससे? हमने जाना कि हमारा जो मास रहेगा वो हर जगह सेम रहेगा, बट हमारा जो वेट रहेगा वो हर जगह डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो वेट के टाइम पे आप या तो केजी वेट बोलो या तो न्यूटन बोलो। साइंस में हम लोग न्यूटन यूज़ करेंगे, केजी हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। दोस्तों, तो सपोज़ करो आप है ना एक बिल्डिंग के छत पर खड़े हो विद अ बॉल इन योर हैंड। ठीक है। और वो बॉल पे आप देख रहे हो नीचे अर्थ है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगेगा, और वो बॉल को नीचे खींचने की ट्राई करेगा, बट वो आपके हाथ में है, तो आप जो फोर्स है अपने फोर्स से बैलेंस कर दोगे। तो सडनली आपने वो बॉल को क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ उसको पास अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो बॉल क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो बॉल नीचे क्यों आई? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन इट इज सेड टू बी द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस केस में क्या था? बॉल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आई, सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट अ फ्री फॉल ऑफ द बॉल, राइट। तो सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अभी बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी क्या था इस केस में? ज़ीरो था। अब इसमें क्या लग रहा है? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जी। तो इसके वजह से कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी जो कि वी रहेगी। ठीक है। अब देखो ये ट्रू फ्री फॉल हमें जनरली अचीव नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जो है इट इज़ कवर्ड विथ एटमॉस्फेयर, राइट। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसको रेजिस्टेंस देता है, और वो रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बुयांसी फोर्स, राइट। तो फॉर अचीविंग अ ट्रू फ्री फॉल, तो हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट कहाँ करना पड़ेगा? इन अ वैक्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखते हैं इसकी वजह से इक्वेशन क्या बन जाते हैं हमारे। ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशंस है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, राइट। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो हमेशा g हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल v क्या हो जाता है? gt हो जाता है। और इन केस ऑफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u हमारा ज़ीरो है, तो s इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और सॉरी ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू 2gs होगा। अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन हमें क्या ढूंढने में मदद करते हैं? ये हमें टाइम ढूंढने में मदद करेंगे, या फाइनल वेलोसिटी ढूंढने में मदद करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट ढूंढने में मदद करेंगे। अब ये तीनों की तीनों इक्वेशन में आपने एक चीज़ गौर की होगी कि हमारा मास इसमें कंसिडर नहीं होता है, राइट। तो मास कंसिडर नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़े मास का है, अगर सेम हाइट से अगर हम लोग उसको फ्री फॉल कराएंगे, तो वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, राइट। जो उनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। बट आप देख सकते हो कि अर्थ के पास में एयर रहता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जनरली जो लाइट मासेस ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। ठीक है। तो फ्री फॉल कहाँ पे दिखता है हमें? फ्री फॉल हमें दिखता है कि जैसे कि मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमारे अर्थ के अराउंड बहुत सारे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस वो
revolution of that moon or revolution of that other satellites is because of अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल ऑफ सैटेलाइट्स या फ्री फॉल ऑफ मून बोल सकते हैं। ठीक है। अब जनरली अगर हम लोग ने ऊपर फेंका ये बॉल को, अगर हम ऊपर फेंकते हैं तब हम लोग एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन ऐसा ही रहेगा। दोस्तों आपने बचपन में गुलेल से तो खेला ही होगा, राइट? उसको इंग्लिश में स्लिंग शॉट कहते हैं। तो आपने गुलेल में किया क्या होगा, आपने इसके यहाँ पे एक्चुअली एक बॉल फंसा दी होगी और उसको पीछे खींचा होगा। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, आप बॉल में एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब आप उसको रिलीज़ करते तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर हो जाती है। आपने लोअर सेमेस्टर में पढ़ा है द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने उसका पोजीशन चेंज किया तो बॉल में भी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करो ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास क्या है, एम है, राइट? नीचे क्या अर्थ है और ये बिल्डिंग की हाइट क्या है, एच है। तो हम लोग ने वो बॉल को बिल्डिंग के टेरेस पे लेके गए तो ऑटोमेटिकली उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे हुई वो देखते हैं। अब बॉल का मास एम है, ठीक है। हम लोग ने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा ही है और उसके ऊपर फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज़ एम जी। और हमने देखा है कि ये फोर्स कुछ और नहीं, उसका वेट ऑफ द बॉल है। ठीक है। ये फोर्स और कुछ नहीं, उसका वेट ऑफ द बॉल है। फाइन। अब हम लोग इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट? तो ये हाइट है। हाइट क्या होती है, एक्चुअली एक डिस्टेंस है। ठीक है। तो हम लोग तो फोर्स तो दे रही है, साथ साथ में क्या दे रहे हैं, डिस्टेंस भी दे रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट वर्क डन। क्या रहता है, वर्क डन। और वर्क डन कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स था जिसको एम जी है और हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया जिसको एच है, तो ये एक वर्क डन के फॉर्म में आ गया और ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? दो एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, अर्थ है। ऑब्वियसली ये जो बिल्डिंग है ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ही आती होगी। तो यहाँ इस सरफेस पोजीशन से ऊपर तक जाने में, है ना, कोई नीचे से ऊपर पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये भी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है उस बॉल के अंदर ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे। आप देख रहे हो हाइट बढ़ाते जाएंगे तो ये एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। बट अब हम लोग ने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ जी, राइट? वेरिएशन ऑफ जी। तो हम लोग ने देखा है एक केस में कि जैसे जैसे हम लोग और भी हाइट पे जाते जाते हैं तो हम लोग का एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी, ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी और भी बढ़ते जाएगी। आप देखोगे एट इनफाइनाइट पोजीशन मतलब एट स्पेस, यहाँ पे जी तो ज़ीरो हो जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। बट फॉर स्मॉलर हाइट हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट हाइट एच, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो हमारा जो आंसर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होगा, जी एम एम अपॉन अपॉन आर प्लस एच। ठीक है। अब जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल एम क्या है, वो ऑब्जेक्ट। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और एच क्या है कि सरफेस से ऊपर कितना आपने आपने वो ऑब्जेक्ट को लेके कैरी किए, राइट? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, निगेटिव रहता है। अब निगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो अर्थ है उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसका वेट वो क्या रहता है, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहता है। अब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब नीचे ही रहेगा, राइट? अब बट डिस्प्लेसमेंट आपने तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में किया है।
ठीक है। तो जो वर्क डन हुआ है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन नेगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको जानने को मिला होगा।